हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में बताए थे प्रथम कोटि के गैसीय अभिक्रिया के दर्नियतांक का निर्धारण कैसे किया जाता है। प्रथम कोटि का यदि कोई गैसीय अभिक्रिया है तो उसके दर्नियतांक को कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूला बनाए थे, याद कीजिए। k बराबर 2.303/t log p बटा p माइनस एक्स, जहाँ बताए थे p अभिकारक का आरंभिक दाब है, p माइनस एक्स अभिकारक का शेष दाब है। उस पर हम लोग क्वेश्चन वगैरह सब भी डिस्कस किए और होमवर्क दिए थे, आंसर बता दिए थे। तो जो लोग कोशिश किए होंगे, हमें उम्मीद है वो आंसर तक पहुंच गए होंगे। उसी को और आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है गैसीय उत्पाद के आयतन के द्वारा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर्नियतांक का निर्धारण। प्रथम कोटि का अभिक्रिया ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर्नियतांक को निकाला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसीय उत्पाद के आयतन के द्वारा प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर्नियतांक कैसे निकाला जाता है। तो आइए एक अभिक्रिया लेकर उस पर हम लोग सोचते हैं। जैसे एक अभिक्रिया है अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए ब्रैकेट में लिखे हैं L का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का हिंदी द्रव। ये जब टूटता है तो उत्पाद बनता है H2O। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जल है, कमरे के ताप पर यह भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह भी लिक्विड है। और प्लस N2 गैस है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे G। अमोनियम नाइट्राइट जब टूटता है तो जल और N2 बनता है। इधर वाला अभिकारक, उधर वाला उत्पाद हुआ। हम लोग चाहें तो इसको संतुलित भी कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन इधर 4 ठो, इधर 2 ठो है, 2 से गुना कर दीजिए, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 ठो, इसमें भी 2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 2 ठो है, उधर भी 2 नाइट्रोजन है। अब ये संतुलित अभिक्रिया है। तो देखिए इस अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बना है उसमें से एक उत्पाद गैस अवस्था में। तो ध्यान रहे, इसी अभिक्रिया के या इसी प्रकार के अभिक्रिया के दर्नियतांक को आज हम लोग निकालेंगे, जिसका एक उत्पाद कम से कम गैस अवस्था में होना चाहिए। तो ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, इसका एक उत्पाद गैस अवस्था में है। तो जो उत्पाद गैस अवस्था में है उसके आयतन के द्वारा इस अभिक्रिया का दर्नियतांक हम लोग निकालना चाहते हैं। इस प्रकार का और भी अभिक्रिया हो सकता है, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र यही होता है,
C6H5N2Cl। ये भी द्रव है तो ब्रैकेट में लिखेंगे L। ये जब टूटता है तो उत्पाद बनता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl। ये भी द्रव है तो ब्रैकेट में लिखे L। और बनता है N2, तो N2 यहाँ लिखते हैं। ये गैस है तो ब्रैकेट में G लिखे। ये भी प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। इसमें भी देखिए एक उत्पाद गैस अवस्था में, तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया होगा और कम से कम उसका एक उत्पाद गैस अवस्था में होगा, तो उस गैसीय उत्पाद के आयतन के द्वारा अभिक्रिया का दर नियतांक कैसे निकाला जाता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, इस प्रकार के अभिक्रिया का दर नियतांक कैसे निकाला जाता है वो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो जिस अभिक्रिया का आपको दर नियतांक निकालना है उसको इस प्रकार के एक बर्तन में करवाया जाता है। ये एक बर्तन है जिसमें अभिक्रिया को करवाया जाता है। जैसे हम समझाने के लिए इसी अभिक्रिया को इस बर्तन में करवा रहे हैं। इसमें ये जो देख रहे हैं ये पिस्टन का काम होता है दाब को घटाना बढ़ाना। अगर इस पिस्टन को नीचे दबा दिया जाता है तो अंदर का दाब बढ़ जाता है, और पिस्टन को ऊपर खींच लिया जाता है तो अंदर का दाब घट जाता है। इसमें मार्किंग किया हुआ रहता है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, इसी तरीके से ऊपर मार्किंग किया हुआ रहता है। तो इससे आपको पता चलेगा गैसीय उत्पाद जो बना है
वो कितना लीटर बना है, उसका आयतन कितना उत्पन्न हुआ है। ये देखिए एक उत्पाद इसमें गैस अवस्था में, गैस को तो जिधर खाली स्थान मिलता है उधर चला जाता है। ये गैस इधर आएगा, गैस आने से ये ऊपर की ओर उठते जाएगा। गैस अगर बनेगा तो अंदर का दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो इसको ऊपर उठा देगा। जैसे यहाँ पर आके रुका हुआ है, इसका मतलब गैसीय उत्पाद 2 लीटर बना। यहाँ पर आके ये रुका हुआ रहता तो 3 लीटर गैसीय उत्पाद बनता। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि इससे पता होता है गैसीय उत्पाद कितना लीटर बना है। जो गैसीय उत्पाद उत्पन्न हुआ है उसका आयतन क्या है। आयतन अगर पता हो जाए अलग अलग समय पर तो हम लोग अभिक्रिया का दर नियतांक आसानी से निकाल सकते हैं। तो अलग अलग समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन अलग अलग होगा। 1 घंटा के बाद 1 घंटा अभिक्रिया करवाइएगा तो गैसीय उत्पाद का आयतन कुछ और होगा। 2 घंटा के बाद गैसीय उत्पाद का आयतन कुछ और हो जाएगा। अलग अलग समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन अलग अलग होगा। वो कितना होगा अगर पता कर लेते हैं तो फिर हम लोग दर नियतांक निकाल सकते हैं। तो जगह है नहीं, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए लिखे हैं P बराबर नियतांक। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें दाब को स्थिर रखा जाता है। दाब 1 atm फिक्स कर दिया जाता है। हम समझाने के लिए मान ले रहे हैं कि जैसे इस अभिक्रिया को जो इस बर्तन में करवाए हैं इसका दाब 1 atm फिक्स कर दिए, तब P कांस्टेंट रखा जाता है, ताप भी कांस्टेंट रखा जाता है। तो T बराबर भी लिख देते हैं नियतांक। ध्यान रहे P और T दोनों इस तरीके के अभिक्रिया में कांस्टेंट रहता है। मतलब इसमें P और T दाब और ताप दोनों कांस्टेंट है। अब सोचिए हम लोगों को करना क्या है। हम लोगों को अभिक्रिया के दर नियतांक को निकालना है। तो आप अभिक्रिया देखिए ध्यान से तो पता चलेगा अलग अलग समय पर गैसीय उत्पाद जो है उसका आयतन अलग अलग होगा। गैस ज़्यादा बनेगा तो आयतन ज़्यादा होगा उसका, गैस कम बनेगा तो उसका आयतन कम होगा। अलग अलग समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन अलग अलग होगा। तो वो मान रहे हैं, सवाल आपको देगा, सवाल में दिया गया रहेगा किस समय गैसीय उत्पाद का आयतन क्या है। लेकिन अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, मानना पड़ेगा। तो आइए समय ले लेते हैं, नीचे N2 का आयतन ले लेते हैं। गैसीय उत्पाद जो भी होगा उसका आयतन। जैसे इस अभिक्रिया में गैसीय उत्पाद N2 है तो लिखे N2 का आयतन। कोई दूसरा गैस रहता तो उसका आयतन लिखते। समय के ब्रैकेट में T लिखें। T का मतलब टाइम, उसी का हिंदी समय होता है। मान लेते हैं T समय के बाद, T समय तक जब ये अभिक्रिया होगा तो मान लेते हैं N2 गैस का आयतन हो गया होगा VT। अब T समय कुछ भी हो सकता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा उसमें हम मान लिए हैं N2 गैस उत्पन्न हुआ होगा VT। इन्फिनिटी समय के बाद, इन्फिनिटी समय कहने का मतलब जब ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगा तब, तो फिर गैसीय उत्पाद का आयतन कुछ ना कुछ होगा। हम मान ले रहे हैं इन्फिनिटी समय तक अभिक्रिया होगा तो N2 गैस उत्पन्न होगा भी इन्फिनिटी। N2 गैस का आयतन होगा भी इन्फिनिटी। हो गया, ये मान लिए हैं। जो मानेंगे सवाल आपको देगा, इससे नहीं घबराना है। हम अपना तरफ से मान लिए T समय पर
N2 गैस का आयतन है Vt। इन्फिनिटी समय पर N2 गैस उत्पन्न हो रहा है V इन्फिनिटी। ये दोनों पता है तो हम लोग दर नियतांक का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए इसको समझिए, लिखे हैं अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता समानुपाती होता है गैसीय उत्पाद के आयतन के। इसका मतलब हुआ कि अभिक्रिया में अभिकारक यदि ज़्यादा उपयोग होगा, सांद्रता का क्या मतलब मात्रा, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक ज़्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है तो गैसीय उत्पाद जो उस अभिक्रिया में बन रहा है उसका आयतन भी ज़्यादा होगा। समानुपाती का तो मतलब होता है एक ज़्यादा होगा तो दूसरा भी ज़्यादा होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता अगर ज़्यादा होगा तो गैसीय उत्पाद का आयतन भी ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अभिकारक जितना ज़्यादा मात्रा में उपयोग होगा उत्पाद उतना ज़्यादा बनेगा। तभी हमको सब उत्पाद से नहीं मतलब है, गैसीय उत्पाद जो होगा उससे मतलब है, उसके आयतन से मतलब है, वो कितना बन रहा है, उसका आयतन कितना हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में अगर रखते हैं तो उसके बाद हम लोग फार्मूला आसानी से बना लेंगे, ये याद रखना होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं टी समय पर। टी समय पर सोचिए तो टी समय पर क्या हुआ होगा। टी समय पर N2 गैस उत्पन्न हुआ है Vt। N2 गैस का आयतन हो गया है Vt। अभी एक अभिक्रिया लिए थे उसमें N2 गैस उत्पन्न हो रहा था, तो टी समय पर N2 गैस का आयतन हो गया था Vt। याद कीजिए टी समय तक अभिक्रिया होता है तो अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, x माना जाता है। टी समय पर अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता x हम लोग मान चुके हैं। यदि कोई अभिक्रिया कुछ समय तक होता है तो अभिकारक कितना उपयोग हो रहा है उसको हम लोग x मान चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब हुआ टी समय पर अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता ये होगा x। गैसीय उत्पाद का आयतन हो जाएगा, देखिए यहाँ माने हैं Vt, तो यहाँ पर हम लोग इसके बदले में x रखेंगे, यहाँ पर रखना होगा Vt। दोनों में समानुपाती का संबंध है तो ऐसा हो जाएगा x समानुपाती Vt। टी समय पर यह अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता है। आइए टी समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन है जो दिखाई भी दे रहा है। और फिर इसी तरीके से अनंत समय पर सोचिए, इन्फिनिटी समय पर, इन्फिनिटी समय पर, अनंत समय पर अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता कितना। तो अनंत समय तक अगर अभिक्रिया होगा तो वो तो 100% हो जाएगा, पूरा का पूरा अभिकारक उपयोग में उत्पाद में बदल जाएगा, अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगा। तो सोचिए अभिकारक का आरंभिक सांद्रता पहले से ही हम लोग स्मॉल a मानते आ रहे हैं, तो अभिकारक ख़त्म हो जाने का क्या मतलब कि अभिकारक का जो भी सांद्रता स्मॉल a माने थे वो 0 हो जाएगा, पूरा उपयोग हो गया होगा।
मेरे कहने का मतलब है अनंत समय पर अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता होगा स्मॉल a। अनंत समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन तो मान चुके हैं भी इन्फिनिटी, तो इस बार यहाँ रखना होगा स्मॉल a यहाँ रखना होगा भी इन्फिनिटी। तो ऐसा हो जाएगा स्मॉल a समानुपाती भी इन्फिनिटी हो गया, x समानुपाती भी टी स्मॉल a समानुपाती भी इन्फिनिटी। आप लोग पहले से जानते हैं यदि दो चीज़ में समानुपाती का संबंध रहता है तो एक के स्थान पर हम लोग दूसरा रख सकते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगति की समीकरण को याद कीजिए ऐसा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका कई बार उपयोग भी किए। के बराबर 2.303 बटा टी log a बटा a माइनस एक्स। हमको तो दर नियतांक निकालना है, दर नियतांक को ही हम लोग लेफ्ट साइड में रख ली, टी को उधर ले गए। वैसे बलगति की समीकरण जहाँ लिखे थे वहाँ हम टी को यहाँ रखे थे, के को यहाँ रखे थे। अभी चूँकि हमको दर नियतांक ही निकालना है, आज जिस चीज़ को निकालना रहता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम ये फार्मूला आपको दिखाए। अब देखिए इसी फार्मूला पर सोचना होगा, जहाँ x है वहाँ हम लोग चाहें तो भी टी लिख सकते हैं। इस फार्मूला में जहाँ स्मॉल a है वहाँ हम लोग चाहें तो भी इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि समानुपाती का संबंध है। दो चीज़ में समानुपाती का संबंध हो तो एक के स्थान पर आप दूसरा रख सकते हैं। तो x के जगह पर भी टी स्मॉल a जहाँ जहाँ है वहाँ भी इन्फिनिटी लिखिए, नया फार्मूला बन जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा के बराबर 2.303 बटा टी log स्मॉल a के जगह पर क्या रखें, तो स्मॉल a जिसके समानुपाती है वो रखी भी इन्फिनिटी। फिर नीचे स्मॉल a है तो वही रखना होगा भी इन्फिनिटी। माइनस है माइनस रखिए, x के जगह पर रखना होगा ये भी टी, x तो भी टी के समानुपाती है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे भी टी। तो ये जो फार्मूला आया, इस फार्मूला से हम लोग प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर नियतांक निकाल सकते हैं। अब बड़ी काम का फार्मूला है ये। अब देखिए दर नियतांक निकालने का ही बहुत सारा फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। ये तीसरा फार्मूला बता रहे हैं, आगे और भी बहुत सारा फार्मूला है। के बराबर 2.303 बटा टी log भी इन्फिनिटी बटा भी इन्फिनिटी माइनस भी टी। अब इसमें कौन क्या है वो आप पहले से जानते हैं। भी इन्फिनिटी है अनंत समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन, भी टी है टी समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन, टी तो समय है, के दर नियतांक है। तो सवाल आपको भी इन्फिनिटी का मान देगा, भी टी का मान देगा, समय भी देगा, सब कुछ का मान आप इसमें रख के का मान आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल बात करना आसान होता है, वही प्रैक्टिकली जब किया जाता है तो लोगों को भारी लगता है। एप्लीकेशन का दुनिया भारी होता है। तो ये आपको लगा होगा बड़ी आसान है, लेकिन जब तक इस पर क्वेश्चन आप नहीं बनाइएगा तब तक ये केवल आपको लगेगा आसान है, वास्तव में आसान नहीं होगा। बिना क्वेश्चन का थ्योरी अधूरा माना जाता है। आइए आपको इस पर एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस फार्मूला का उपयोग कैसे किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, पहले ये पूरा नोट कीजिए और उसी के नीचे इसको भी आपको दिखाना है। हमको जगह नहीं था तो बगल में दिखा दी। ट्रैक एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी सब आपको होमवर्क दिया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो एक टाइप का क्वेश्चन अगर वो देख ले तो उस टाइप का सभी क्वेश्चन को अपने से बना ले। और मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे स्टूडेंट हैं,
एक टाइप का क्वेश्चन बनाने के बाद पहले भी आप लोग उस टाइप का जो भी क्वेश्चन देते थे आप लोग अपने से बनाते थे, इसीलिए एक ठो क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी सब आपको होमवर्क दिया जाए। देखिए C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के प्रथम कोटि अपघटन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के प्रथम कोटि अपघटन का आंकड़ा निम्नलिखित है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या पढ़ सकते हैं C6H5N2Cl, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएंगे इसका नाम वगैरह से। C6H5N2Cl के प्रथम कोटि अपघटन का आंकड़ा निम्नलिखित है। सवाल आपको दिया है तो आंकड़ा में यहाँ लिखते हैं समय, ये सब आपको सवाल दे रहा है। आज समय मिनट में सवाल आपको दिया है, ब्रैकेट में मिनट लिख। यहाँ पर आयतन, कौन सा गैस उत्पन्न होगा? N2 गैस उत्पन्न होगा, अभी अभी क्रिया में हम लोग देखे थे। तो N2 गैस का आयतन आयतन का मात्रक है लीटर। सवाल आपको लीटर में आयतन दिया है, समय मिनट में दिया है। तो 20 मिनट के बाद N2 गैस का आयतन है 10 लीटर। पचास मिनट, 70 मिनट, यहाँ इन्फिनिटी, 25, 33, यहाँ 162। देखिए समझिए, ये आंकड़ा सवाल आपको दिया। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अभिक्रिया का आदरणीयतांक ज्ञात करें। हम लोग तो अभी दरणीयतांक निकालना सीखे, सवाल में भी आपको वही पूछेगा। क्वेश्चन पहले समझिए। C6H5N2Cl के प्रथम कोटि अपघटन का आंकड़ा निम्नलिखित है। इसका मतलब सवाल में सूचना दिया है कि C6H5N2Cl का अपघटन प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, अभी वही हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके प्रथम कोटि अपघटन का आंकड़ा नीचे दिया है। अलग अलग समय पर N2 गैस जो उत्पन्न हुआ है उसका आयतन अलग अलग देखिए दिखाया है। अभिक्रिया 20 मिनट तक होगा तो N2 गैस बनेगा 10 लीटर। अगर अभिक्रिया 50 मिनट तक करवाया जाता है तो N2 गैस उत्पन्न होता है 25 लीटर। यदि वही अभिक्रिया 70 मिनट तक करवाया जाता है तो N2 गैस उत्पन्न होता है 33 लीटर। और यदि उस अभिक्रिया को अनंत समय तक करवाया जाता है तो N2 गैस उत्पन्न होता है 162 लीटर। अब ये सब आपको याद नहीं रखना, ये सवाल दिया है। सवाल आंकड़ा दूसरा भी बदल सकता है। अभिक्रिया का दरणीयतांक आपसे पूछा है तो हम लोग दरणीयतांक निकालेंगे। कैसे निकलेगा सोचना पड़ेगा। सोचिए क्या कीजिएगा तो दरणीयतांक पता हो। तो गैसीय उत्पाद के आयतन के द्वारा प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दरणीयतांक निकालने का फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोग तैयार किए। याद कीजिए फॉर्मूला ऐसा हम लोग लिखे हैं अभी। के बराबर होता है 2.303 बटा टी लॉग भी इन्फिनिटी बटा भी इन्फिनिटी माइनस भी टी। अभी तुरंत हम लोग ये फॉर्मूला बनाए।
इसी फार्मूला से ये सवाल बन जाएगा। भी इन्फिनिटी का मतलब अनंत समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन। गैसीय उत्पाद यहाँ तो N2 है, नाइट्रोजन गैस। तो अनंत समय पर N2 गैस देखिए कितना लीटर उत्पन्न हुआ है, 162 लीटर सवाल में दिया। अनंत समय पर N2 गैस उत्पन्न हुआ है 162 लीटर। तो जहाँ जहाँ भी इन्फिनिटी है वहाँ 162 रखना होगा। Vt है t समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन। तो t समय आप किसी को भी मान सकते हैं। जैसे t समय अगर आप ये t का मान अगर 20 मिनट रखते हैं तो Vt का मान 10 लीटर रखना होगा। अगर आप t 50 मिनट लेते हैं तो Vt का मान 25 लीटर रखना होगा। t अगर आप 70 मिनट रखते हैं तो Vt का मान 33 लीटर रखना होगा। तो t का मान हम लोग जो इच्छा होगा रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो यहाँ रखिएगा समय उसी के अनुसार Vt का मान वहाँ रखना होगा। मेरे कहने का मतलब अगर t 20 मिनट रखते हैं तो Vt के जगह पर 10 लीटर लिखना होगा। तो जो आपको आसान लगे, जिसमें कम कैलकुलेशन लगे, वो आप रख सकते हैं। तो कम कैलकुलेशन वाला मेरे ख्याल से यही होगा, t आप 20 मिनट ले लीजिए, आप Vt के जगह पर 10 लीटर रख दीजिए। ऐसा हो जाएगा के बराबर 2.303 बट्टा 20 अलॉग भी इन्फिनिटी 162 लीटर अनंत समय पर N2 गैस का आयतन। यहाँ भी तो वही हो जाएगा 162। अभी टी समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन। टी आप 20 मिनट रख चुके हैं, तो इसका मतलब अब आपको Vt का मान 10 ही लेना होगा। तो 10 रखिए, हो गया। अब तो सवाल बन गया। इसी को गुना भाग कीजिएगा, आंसर पता हो जाएगा। इसमें 2.303 में 20 से भाग दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0.1115 शायद इतना आएगा। भाग दीजिएगा, 162 में से 10 घटा लीजिए, 152 हो जाएगा। 162 बटा 152। अब 162 में आप 152 से भाग दीजिए, तो 1 दशमलव कुछ आएगा। जो भी आएगा उसका लॉग देखना पड़ेगा टेबल में। लॉग टेबल आपके पास होगा, देखना भी आप सीख चुके हैं। जो भी लॉग होगा वो रख दीजिएगा, उसको इससे गुना कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लिख देते हैं, गुना भाग आप अपने से कर लीजिएगा। गुना भाग तो 10 साल से आप लोग कर रहे हैं, वो तो आता होगा। 0.003 के लगभग आपका आंसर आएगा। 3 के बाद भी अंक आएगा, लेकिन दशमलव के 3 अंक बाद तक हम लोग लिखते हैं, लेकिन 3 के बाद भी कुछ आएगा, 1, 8 इस टाइप का कुछ आएगा। तो लगभग आप इतना भी लिख देते हैं तो हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक, आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसका आंसर यही है। जो है ना सीमा ये कि मेरा बहुत पैसा बचा पर 1000 रुपये
देखिए क्वेश्चन लिखे है NH4NO2, इसका भी अपघटन हम करवा के दिखाए, प्रथम कोटि का अभिक्रिया। वैसे आपको लिख भी दिया है, इसका नाम होता है अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का सूत्र यही होता है NH4NO2। NH4NO2 के प्रथम कोटि अपघटन में, मतलब इसका भी अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। 1 मिनट में 24 cc गैस और अभिक्रिया के अंत में 35 cc गैस उत्पन्न होता है। देखिए समझिए, अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन यदि 1 मिनट तक करवाया जाता है तो N2 गैस उत्पन्न होता है 24 cc, मतलब 1 मिनट में N2 गैस का आयतन दिया है 24 cc। और यदि अभिक्रिया अंत तक करवाया जाता है, मतलब पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है, ऐसा होने में अनंत समय लगता है। अभिक्रिया के अंत में बोला है 35 cc गैस उत्पन्न होता है। तो आपसे पूछा अभिक्रिया का दर नियतांक क्या होगा, तो देखिए अलग अलग समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन सवाल में अलग अलग दिया। आपसे दर नियतांक पूछा है, हम लोग आज ही पढ़े हैं, एकदम ताज़ा है कि गैसीय उत्पाद के आयतन के द्वारा प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर नियतांक कैसे निकाला जाता है। उसके लिए तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े, इसका उपयोग भी एक बार कर चुके हैं। के बराबर 2.303 बटा टी लॉग भी इन्फिनिटी बटा भी इन्फिनिटी माइनस भी टी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे इस फार्मूला का उपयोग कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। यही होता है, एक सवाल हम बनाएं तो आपको समझ में आ गया इस फार्मूला का उपयोग कैसे करना। आपको बनाना अपने से है, हम केवल हिंट कर दे रहे हैं। भी इन्फिनिटी मतलब अनंत समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन। देखिए सवाल में इस बार आंकड़ा नहीं दिया, इससे पिछला क्वेश्चन में आंकड़ा दिया था, अलग अलग समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन अलग अलग दिखाई दे रहा था। इस बार उसी को भाषा के रूप में लिखा है। अभिक्रिया के अंत में कहने का मतलब अनंत समय पर गैसीय उत्पाद का आयतन दिया है, तो इसका मतलब भी इन्फिनिटी यही रखना होगा 35 cc, भी टी रखना होगा 24 cc। टी का मान क्या रखेंगे, तो बोला है 1 मिनट, 1 मिनट में 24 cc गैस उत्पन्न होता है। यहाँ 1 मिनट यहाँ वही 24 cc रखिए, तो के बराबर, लेकिन आप लोग अपने से बनाते तो ठीक रहता, तो आप अपने से सब कुछ का मान रख के बनाइएगा। आंसर आएगा 0.685। याद कीजिए, यहाँ आप समय मिनट में रखें तो के का मात्रक मिनट इन्वर्स हो, घंटा में रखते तो घंटा इन्वर्स होता। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आप मिनट में रखे थे टी का मान, तो के का जो मात्रक होता मिनट इन्वर्स होता, जो लिखे थे 0.003 मिनट इन्वर्स हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, अपने से बनाइएगा, आंसर यही है।
देखिए समझिए, तो लिखे हैं एक कार्बनिक यौगिक का प्रथम कोटि अपघटन होता है। तो ये भाषा तो आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कार्बनिक यौगिक का अपघटन जो हो रहा है वो कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अभी जो भी चर्चा किया जाएगा प्रथम कोटि का ही। इसके आरंभिक सांद्रता के 1/8 तथा 1/10 तक अपघटित होने में क्रमशः T 1/8 और T 1/10 समय लगता है। देखिए समझिए इसको, यहाँ भाषा है इसके आरंभिक सांद्रता के। किसके आरंभिक सांद्रता? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के आरंभिक सांद्रता के 1/8 तथा 1/10 तक को या भाग कर दीजिए, 1/10 भाग तक अपघटित होने में क्रमशः T 1/8 और T 1/10 समय लगता है। मतलब कार्बनिक यौगिक के आरंभिक सांद्रता के 1/8 भाग तक अपघटित होने में T 1/8 समय लगता है, और 1/10 भाग तक अपघटित होने में T 1/10 समय लगता है। ये सवाल आपको दिया है। तब आपसे पूछा है T 1/8 बाई T 1/10 इंटू 10 का मान बताइए क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सोचना होगा हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सोचिएगा तो बन जाएगा। हम लोग सब कुछ पढ़े हुए। कार्बनिक यौगिक के आरंभिक सांद्रता के 1/8 तथा 1/10 भाग तक अपघटित होने में जो समय लगा है वो सवाल आपको दे दिया। आपसे पूछा है इसका मान बताइए। T 1/8 बटा T 1/10 गुना 10 का मान आपको बताना है। तो प्रथम कोटि का जो बलगतिकी समीकरण हम लोग पढ़े हैं उसी से बनेगा। देखिए इसमें भाषा में एक बात लिखा है भाग 1/8 तथा 1/10 भाग तक। याद कीजिए बोले थे भाषा में सवाल में अगर भाग लिखता है तो इसका मतलब अभिकारक का आरंभिक सांद्रता 1 लेना होगा। प्रतिशत में देता, प्रतिशत का चर्चा करता तो आरंभिक सांद्रता 100 लेते। तो यहाँ भाग बोला आरंभिक सांद्रता 100 लेना होगा। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण हम लोग जानते हैं। T बराबर होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, इस समीकरण को प्रूफ किए। T बराबर 2.303 बटा के log A बटा A माइनस एक्स, यही फार्मूला लगे। देखिए तो चूँकि भाग शब्द लिखा है तो अभिकारक का आरंभिक सांद्रता 1 लेना होगा। के दर्नियतांक है तो दर्नियतांक को वही रहने दीजिए। चूँकि एक ही कार्बनिक यौगिक है, अलग अलग समय पर उसका जो समय लग रहा है अपघटित होने में वो दिया है, तो के को के ही रहने देते हैं। हमको इसका मान निकालना है। तो अगर यहाँ पर आप 1 रखते, A माइनस एक्स अभिकारक का शेष भाग है, तो शेष भाग यही होगा 1/8 भाग बचा हुआ, मतलब 7/8 भाग खर्च हो गया है, अपघटित हो गया है। तो अभिकारक का शेष सांद्रता यही रखना होगा। A माइनस एक्स के जगह पर ये रखना होगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। A माइनस एक्स अभिकारक का शेष सांद्रता, अभिकारक का शेष सांद्रता आपको दिया है 1/8। A माइनस एक्स के जगह 1/8 रखिए, तो यहाँ रखना होगा T 1/8। नहीं समझे? 1/8 भाग तक अपघटित होने में तो समय T 1/8 लगा, तो यहाँ 1/8 रखिएगा तो T 1/8 रखना होगा। यहाँ अगर 1/10 रखते हैं तो यहाँ T 1/10 रखना होगा। तो रखिए 2 बार इस फार्मूला का उपयोग कीजिए। तो T 1/8 बराबर 2.303 बटा के log 1/8 रख दिए। तब तो ये 8 ऊपर चला जाएगा। तो 8 ऊपर चला जाएगा, हम यहीं डायरेक्ट लिखते हैं 8। आप लोग उतना समझदार हैं।
फिर एक बार t1/10 समय के लिए ये वाला समीकरण लिखिए। तो ऐसा हो जाएगा t1/10 बराबर 2.303 / log। सोचिए तो अभिकारक का शेष सांद्रता क्या रखें 1/10। स्मॉल ए आरंभिक सांद्रता है वो तो 1 लेना होगा क्योंकि भाग शब्द बोला है भाषा में। तो ऐसा हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा फिर तो log 10 हो जाएगा। हो गया। हमको जो मान निकालना है वो निकालेंगे। जगह है नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। हमको जो मान निकालना है वो हम लोग निकालें। हमको निकालना है t1/8 बटा t1/10 आगुना 10। तो t1/8 का मान हम लोग निकाल चुके हैं। लिख लीजिए 2.303 बटा के log 8। फिर t1/10 का मान रख लीजिए। ये log 10 तो 1 हो जाएगा तो सीधे 2.303 बटा के होगा। 1 से आप इसको गुना भी कीजिएगा यही रह जाएगा। उतना तो आप लोग समझदार है। 2.303 बटा के log 10 1 हो गया, छोड़ दिए उसको। देखिए गुना 10 से किए हैं तो मैथमेटिक्स का नियम है एक साइड जो कीजिएगा वही दूसरा साइड भी करना होगा। ये तो हम लोगों का मैथमेटिकल अधिकार है। तो 10 से देखिए उधर भी गुना कर दी, हमको यही मान चाहिए था। अब तो गुना भाग रह गया, गुना भाग कर देते आंसर पता हो। ये पूरा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा log 8 गुना 10। तो 10 पहले रहेगा, 10 गुना log 8। देखिए तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो ऐसा हो जाएगा 10 log 2 का पावर 3। log x टू दी पावर n बराबर आप कई बार इस्तेमाल किए n log x पावर पहले आ जाता। तो ऐसा हो जाएगा 10 गुना 3 log 2। log 2 का मान तो आप लोगों को याद होगा 0.301। तो यहाँ आप इसके बदले में 0.301 रख दीजिए। गुना कर लीजिए, पता हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो थोड़ा बहुत तो आपको करना ही होगा, पूरा तो हम नहीं बनाएंगे। वो तो आप लोग जानते हैं, शुरू से मेरा आदत है, मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कि आप लोग अपने से जो काम एक बार कर लीजिएगा वो सब दिन के लिए आपका हो जाएगा। ये कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। बहुत स्टूडेंट को ख़राब भी लगता होगा, आंसर तक नहीं पहुंचाते हैं। तो वो आप अपने से अगर वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आपको आंसर आएगा लगभग 9 के 9.03 एग्जैक्ट इसी के लगभग आएगा। अब लगभग 9 भी लिख सकते थे, तो इसका मान यही हो जाएगा। सिर्फ 9 भी लिख देते तो काम चल जाता। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ गुना भाग आपको करके लिखना होगा। लिखिएगा, यही आंसर है।
देखिए क्वेश्चन लिखे हैं 380 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु 360 मिनट है। अभिक्रिया का सक्रिय ऊर्जा 200 किलो जूल पर मोल है। अभिक्रिया को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगता है वो आपसे पूछा है। तो थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझा देंगे, थोड़ा सा हिंट कर देंगे। 380 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु 360 मिनट। आप जानते हैं अलग अलग ताप पर अभिक्रिया का अर्धायु अलग अलग होता है। अर्धायु ताप पर निर्भर करता है। 380 डिग्री सेल्सियस पर अर्धायु दिया, सक्रिय ऊर्जा सवाल आपको दिया किलो जूल पर मोल में। आपसे पूछा है अभिक्रिया को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 75% लिखा है पूर्ण होने में, तो जो समय लगेगा उसका फॉर्मूला आप जानते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगतिकी समीकरण का यूज कीजिए, क्योंकि प्रथम कोटि का अभिक्रिया स्पष्ट बोल दिया T बराबर 2.303 बटा के आई इंटू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। इसी फार्मूला से ये सवाल बनेगा। 75% पूर्ण होने में तो अभिकारक का आरंभिक सांद्रता 100 रखना होगा, क्योंकि प्रतिशत में बात की। 75% पूर्ण हो गया तो शेष सांद्रता कितना बचा हो? 100 में से 75 खत्म हो गया, 25 बचेगा। तो ए माइनस एक्स के जगह 25 रखना होगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि के का मान सवाल नहीं दिया है, अभिक्रिया का दर नियतांक नहीं दिया है। आपको जिस ताप पर समय निकालना है उस ताप पर दर नियतांक चाहिए। अलग अलग ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक अलग अलग होता है। हमको 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर पूछा 75% पूर्ण होने में क्या समय लगेगा, तो आपको दर नियतांक 450 डिग्री सेल्सियस पर निकाल के इसमें रखना होगा, तब सही आंसर आएगा। तो सोचिए कैसे निकलेगा। तो उसके लिए फार्मूला आपको उपयोग करना होगा। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटा में के। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु यही होता है। तो हमको के निकालना है, के निकाल लेंगे। के को इधर ला लीजिए और टी हाफ उधर रख दीजिए। के बराबर 0.693 बटा टी हाफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होगा। हमको के निकालना है, टी हाफ उधर रख। अब देखिए सवाल बोला है 380 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायु 360 मिनट। 380 डिग्री सेल्सियस पर पहले अर्धायु निकाली, टी हाफ तो दे दिया है 360 मिनट। तो यहाँ 360 रखिएगा तो के 380 डिग्री सेल्सियस का मान निकलेगा। तो निकाल लीजिए, लिख लेते हैं के 380 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 0.693 बटा में 360। अर्धायु दिया है 380 डिग्री सेल्सियस पर 360। आप इसको गुना भाग कर लीजिएगा, जो आएगा यहाँ लिख लीजिए। के 380 पता होगा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमको तो 450 डिग्री सेल्सियस पर टी का मान पूछा है, तो 450 डिग्री सेल्सियस पर दर नियतांक निकालना होगा। अब सोचिए अब क्या करें। यही सब क्वेश्चन बनाने से दिमाग खुलता है, रियल पढ़ाई यही होता है। इसलिए आप लोगों को तो शुरू से आदत है क्वेश्चन बनाने की। हमको के 450 डिग्री सेल्सियस का मान चाहिए। तो एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, याद कीजिए ऐसा, log K2 बटा K1 बराबर EA बटा 2.303 EA बटा 2.303
log 1/t1 माइनस 1/t2। दो अलग अलग ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक अलग अलग है। T1 ताप पर दर नियतांक K1, T2 ताप पर दर नियतांक K2। तो यहाँ एक बार 380 डिग्री सेल्सियस पर दर नियतांक दिया है और एक बार 450 डिग्री सेल्सियस पर दर नियतांक हम लोगों को निकालना। तो K1 हो जाएगा यही K 380 डिग्री सेल्सियस, जो भी मान आएगा यहाँ K1 के जगह रख दीजिएगा। सक्रियण ऊर्जा दिया 200 किलो जूल पर मोल, तो किलो जूल को जूल में बदल लीजिएगा। 200 को 1000 से गुना करना होगा, 200 गुना 1000 हो जाएगा। T1 का मान 380 डिग्री सेल्सियस, T2 का मान 450 डिग्री सेल्सियस। पहला ताप T1, दूसरा ताप T2 हो जाएगा 450 डिग्री सेल्सियस। बटा पर का घटाव कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है, मन में हो रहा होगा कि आप बोले थे ये ताप केल्विन में रखना है, फिर डिग्री सेल्सियस में क्यों रख रहे हैं? तो अंतर है, ये अंतर आप केल्विन में रख के भी कीजिएगा तो वही आएगा। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस में से 20 डिग्री सेल्सियस घटाइए तो 10 आ जाएगा। कोई कहेगा उसको केल्विन में बदल के घटाइए, तो 20 में 273 जोड़िए, फिर 30 में 273 जोड़िए और तब घटाइए, तब भी आंसर वही रहेगा। तो डायरेक्ट आप डिग्री सेल्सियस वाला ही रख सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा। लॉग हमको K2 निकालना, K2 450 डिग्री सेल्सियस वाला निकालना है, रख दीजिए। K1 380 डिग्री सेल्सियस वाला जो आएगा वो यहाँ रख दीजिएगा। सक्रियण ऊर्जा 200 किलो जूल है, तो 1000 से गुना कर दीजिए, जूल में बदल गया। 2.303 लॉग 1/380 माइनस 1/450, उसको बटा पर का घटाव कर लीजिएगा। फिर ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दीजिएगा, जो आएगा उसका लॉग टेबल में देख लीजिएगा, उसको इतना से गुना कर दीजिएगा। यहाँ K 450 डिग्री सेल्सियस का मान हमको चाहिए, लॉग को उधर भेज दीजिएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो जो भी गुना करने के बाद आएगा उसका एंटी लॉग देख लेना। आप फिर नीचे वाले K 380 डिग्री सेल्सियस का मान तो निकाल चुके हैं, वो भाग में है, उधर ले जाते गुना हो जाता, तो K 450 डिग्री सेल्सियस का मान आपको पता हो जाता। ये काम सब आपको अपने से करना है। आइए जब ये पता हुआ तो T तो निकलेगा ही, फार्मूला जो हम लोग लिखे थे ये वाला इसी फार्मूला से बन जाएगा। तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, नीचे वाला यही फार्मूला का उपयोग कर देना होगा। T बराबर 2.303 बटा K लॉग A बटा A माइनस x। हमको तो 450 डिग्री सेल्सियस पर T निकालना, तो K चाहिए 450 डिग्री सेल्सियस पर, वो निकाल चुके हैं। जो आया होगा यहाँ रख दीजिएगा, जो भी यहाँ पर जो मान आएगा यहाँ रख दीजिएगा। प्रतिशत बोला है 75%, तो स्मॉल a 100। ये शेष सांद्रता 75 खर्च हो गया, 100 में से 25 बचेगा, तो A माइनस एक्स के जगह 25, ये तो 25 चौका 100, लॉग 4 हो जाएगा। तो लॉग 4 का मान आप जानते हैं, या नहीं तो लॉग 4 को लिख सकते हैं लॉग 2 का पावर 2, 2 पहले आ जाएगा 2 लॉग 2, लॉग 2 का मान रख के 2 से गुना कर लीजिएगा, जो आएगा उसको इस सब से गुना कर लीजिएगा, तो वो जो आएगा वो T मिनट में आ जाएगा। समय आप मिनट में लिए तो मिनट में ये आ जाएगा। आंसर आपको अपने से पता करना है, शायद इसका आंसर आएगा लगभग 20 मिनट। ठीक, ये सब काम करना, जो स्टूडेंट ये सब काम करेगा, ध्यान से इसको बनाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, आपको अपने से बनाना है।
देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, एक अभिक्रिया के आर्हेनियस समीकरण में आर्हेनियस नियतांक तथा सक्रियण ऊर्जा क्रमशः 4 गुना 10 का पावर 13 सेकेंड इनवर्स तथा 98.6 किलो जूल पर मोल है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का हो तो किस ताप पर अभिक्रिया का अर्धायु 10 मिनट हो जाएगा। बड़ी अच्छा क्वेश्चन। एक कोई अभिक्रिया है, उसके आर्हेनियस समीकरण में आर्हेनियस नियतांक का मान सवाल दिया है और फिर सक्रियण ऊर्जा भी सवाल दिया है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का है तो पूछा है किस ताप पर अभिक्रिया का अर्धायु 10 मिनट हो जाएगा। तो दो फार्मूला का उपयोग इसमें आपको करना होगा। एक तो फार्मूला ये होगा, हम केवल हिंट करते हैं, आप बनाना आपको अपने। टी हाफ बराबर हम लोग जानते हैं 0.693 बटा में के होता है। तो इसको आप इधर दाएं बाएं कर सकते हैं, ये भी लिख सकते थे के बराबर 2.303 बटा में टी हाफ। देखिए सवाल बोला है अर्धायु अभिक्रिया का 10 मिनट होना, तो आप चाहें तो मिनट को सेकंड में भी बदल के रख सकते हैं। चूँकि देखिए सवाल में आपको सेकंड इन्वर्स में आर्हेनियस नियतांक का मान दिया है, तो सेकंड दिया है तो आपको मात्रक समान रखना होगा। या तो आप इसको मिनट में बदलिए, या नहीं होगा तो इसी को सेकंड में बदलिए। तो सोचिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा? 600। 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में 600 सेकंड। यहाँ 600 रखें। क्यों सेकंड में रखें? क्योंकि आर्हेनियस नियतांक सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ 600 रख दीजिएगा, के पता हो जाएगा। ठीक, अपना रखिएगा। ये अगर के पता हुआ तो हमको निकालना क्या है? किस ताप पर अभिक्रिया का अर्धायु 10 मिनट हो जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला आपको बताए, लॉग के बराबर होता है -EA बटा 2.303 R इंटू 1/T प्लस लॉग। ऐसा समीकरण आप पढ़े। देखिए एक एक करके समीकरण हम लोग पढ़ते गए, कितना फार्मूला अभी तक आ चुका है। तो जो चीज़ जिस समय चल रहा होता है उस समय आसान लगता है, लेकिन वही चीज़ बीत जाता है तो भारी लगने लगता है। इसलिए बार बार रिवीजन करते रहिए। सक्रियण ऊर्जा तो सवाल दिया 98.6 किलो जूल। 1000 से गुना कर दीजिएगा, जूल में बदल जाएगा। यहाँ रखिएगा 98.6 गुना 1000। आर का मान आप जानते हैं जूल में 8.31। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी आर का मान वही रखना था, 8.31। टी ताप है, यही आपको निकालना है, केल्विन मात्रक में आएगा। ए आर्हेनियस नियतांक का मान दिया है 4 गुना 10 का पावर 13, रख लीजिएगा। लॉग में आपको तुरने आएगा। 4 गुना 10 के पावर 13 को क्या लिखेंगे? थोड़ा सा देखिए, लॉग 4 गुना 10 का पावर 13 दोनों गुना में है, गुना में है तो तुरने के बाद प्लस में आ जाएगा। log 4 जोड़ log 10 का पावर 13। log 4 को लिख लीजिए, 2 का पावर 2 लिखिएगा, 2 पहले आ जाएगा। 2 log 2 ये 13 पहले आ जाएगा, ये 13 log 10 हो जाएगा। तो इसका मान 0.301, उसको 2 से गुना कीजिएगा 0.602, ये 13 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के जो आएगा यहाँ रख दीजिएगा एक के जगह। ये काम यहीं पर आपको करना है। के का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ से जो आएगा वो रख दीजिएगा। तो यहाँ से टी का मान आपको केल्विन मात्रक में आएगा। ये आप सेकेंड इन्वर्स में रखते हैं, ये जूल में रखिए, ये जूल में रखिए। ये अगर आप सेकेंड इन्वर्स में रखते हैं तो टी का मान आपको केल्विन मात्रक में मिलेगा। तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। मतलब आपको वहाँ से निकालना क्या है? टी का मान निकालना है। तो टी निकाल लीजिएगा। शायद इसका मान आएगा 311 केल्विन, लगभग 311 केल्विन। तो इसको नोट कर लीजिए और इतना आज रहने दीजिए। अगले क्लास में फिर हम लोग और इसको आगे बढ़ाएंगे। डेली का डेली होमवर्क ज़रूर बनाएंगे। ओके, थैंक्स।